हाय एवरीवन, आज हम लोग लोकल फील्ड एट एन एटॉम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लोकल फील्ड को इंटरनल फील्ड भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। बेसिकली इसका जो डिराइवेशन पार्ट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम लोग एक लाइन में डेफिनेशन को देखते हैं कि द फील्ड व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोलराइजेशन ऑफ ईच एटॉम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लोकल फील्ड। तो मान लीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और उसको अगर हम लोग को पोलराइज करना है ना, तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हर एटॉम और मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिराइवेशन के लिए एक एटॉम को कंसीडर कर लेंगे, है ना। तो इस एटॉम के ऊपर कई सारे फील्ड एक्ट करेंगे। जो लोकल फील्ड होता है या इंटरनल फील्ड होता है वो बेसिकली E1, E2, E3, E4 यानी कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होता है और हम लोग को इन्हीं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना है। तो इस एटॉम के ऊपर आप लोग कह सकते हो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्ट करते हैं और वो कौन कौन सा है वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए एक बैटरी की सोर्स से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दें, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे कर सकते हो पॉजिटिव निगेटिव, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जो कि है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E1, जो कि इस डायरेक्शन पर एक्ट करेंगे, E1 तो इस डायरेक्शन पर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये पोलराइज हो जाएंगे। जैसे ही पोलराइज हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो निगेटिव चार्जेस है वो इस तरफ आ जाएंगे, जो निगेटिव चार्जेस है वो इस तरफ आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। पोलराइजेशन की वजह से फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इस डायरेक्शन पर होगा, जिसे हम लोग E2 नाम दे देते हैं मान लीजिए, है ना। और ये जो E2 फील्ड है ये E1 को अपोज कर रहा है ना, इसे हम लोग डीपोलराइजेशन फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक 2 ही फील्ड इस एटॉम के ऊपर एक्ट कर रहे वो दिखाया, ठीक है ना, लेकिन इस एटॉम के ऊपर 2 और फील्ड भी एक्ट कर रहा होता है, जो हम लोग तभी जानेंगे अगर हम लोग इसके ऊपर एक क्या करें, एक स्फेरिकल जो सेल है या आप लोग कह सकते हो स्फीयर को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो इस स्फीयर के ऊपर क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इस स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, है ना। और इंडक्शन की वजह से निगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि कौन सा वाला डायरेक्शन पर होगा, इस डायरेक्शन पर होगा, जिसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, E3 नाम दे सकते हैं, जो हम लोग E3 नाम देंगे, है ना। तो देखिए ये तो E3 के बराबर हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस फील्ड कहते हैं, जिसे हम लोग लॉरेंस फील्ड भी कह सकते हैं। यानी कि लॉरेंस फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे, द फील्ड व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग ऑन द एटॉम ऑन द सेंटर ऑफ द कैविटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो बेसिकली वो हम लोग बाद में देखेंगे। और एक और फील्ड है जो कि यहाँ पर देखिए, ये एक एटॉम है, तो एटॉम के चारों स्फेरिकल सेल में जो स्फीयर है, एक्चुअली स्फेरिकल सेल नहीं, जो स्फीयर है ना, तो इस स्फीयर के अंदर और भी एटॉम्स होंगे। ये तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही एटॉम को कंसीडर किया है ना, और वो जो एटॉम्स है बेसिकली डाइपोल के फॉर्म में होगा, क्योंकि पोलराइजेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर डाइपोल के फॉर्म पे है तो डाइपोल भी क्या करेंगे, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जो डाइपोल है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E4 नाम दे देते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को E4 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को हम लोग डिराइव करते हैं। चलिए फॉर E1 को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड मानते हैं, है ना। तो E1 को हम लोग को डिराइव करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला होता है सिग्मा P, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये बेसिकली आप लोग को डिराइव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम लोग ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, सिर्फ आप लोग यहाँ पर ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, परमिटिविटी, सिग्मा क्या है, सरफेस, या आप लोग क्या है सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है E2 जो कि कहाँ पर है, इस डायरेक्शन पर है, जो कि डीपोलराइजेशन है, यानी कि ये किस लिए आ रहा है, पोलराइजेशन की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सिग्मा P लिखेंगे, पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये E1 को अपोज कर रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन आएंगे, माइनस साइन आ जाएंगे नीचे, बाकी एज इट इज फॉर्मूला होगा। अब देखिए जो E4 है वो इस स्फीयर के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री पे है, यानी कि स्फीयर पर क्या होता है, बेसिकली आप लोग कोई भी अगर क्यूबिकल शेप भी मानो तो वो स्फेरिकल सिमेट्री नहीं, सिर्फ सिमेट्री की वजह से जो E4 होगा ए एटॉम पर वो बेसिकली नेग्लिजिबल होता है, यानी कि जीरो आप लोग मान सकते हो, आप लोग जीरो मान सकते हो। यानी कि E4 जो फील्ड है, फील्ड ड्यू टू परमानेंट डाइपोल्स, कई सारी किताबों पर जो E4 है उससे E डाइपोल DIP भी लिखा गया, तो आप लोग घबराना मत, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, हमेशा जीरो ही होता है, नेग्लिजिबल
पॉसिबल वैल्यू होता है तो हम लोग 0 मान लेते हैं बेसिकली। अब जो मेन तामझाम है ना वो E3 को निकालने के लिए है, यानी कि लॉरेंस फील्ड को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो लॉरेंस फील्ड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो इसलिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, एक छोटा सा हम लोग एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा अगर एनलार्ज करके ड्रॉ करूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या, है ना। मैं अगर थोड़ा सा एनलार्ज करके ड्रॉ कर, देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ही ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए कुछ हुआ क्या, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पर मान लीजिए ए है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पर ds, यहाँ पर मैंने छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट कंसीडर कर लिया, जिसे मैंने यहाँ पर ये सब मैं रैप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ds सरफेस कंसीडर कर लिया, है ना। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, छोटा सा ये छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया इस स्फीयर का, है ना। इसे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पहले DE3 निकालेंगे, यानी कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए क्लास 12 पर एक फॉर्मूला था, F = QA, तो उस फॉर्मूला से आप लोग ये वाला निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए cos थीटा मैंने क्यों लिखा, उस फॉर्मूला पर तो cos थीटा था नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले कंपोनेंट पर होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले कंपोनेंट पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले कंपोनेंट पर, है ना। यहाँ पर जो बेसिकली cos थीटा है वो बेसिकली cos थीटा कंपोनेंट है, और यहाँ पर जो sin थीटा है और यहाँ पर भी sin थीटा बेसिकली कंपोनेंट है। और ये जो sin थीटा है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो ऊपर और नीचे वाले sin थीटा है वो टोटली कैंसिल आउट हो जाते हैं, और सिर्फ जो cos थीटा का कंपोनेंट है वो रह जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ cos थीटा हम लोग लिखेंगे। बेसिकली आप लोग एक अलग सा डायग्राम बना के मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा मैं मतलब टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर dq का वैल्यू क्या है, जो सरफेस है यानी कि चार्ज का वैल्यू है, छोटा सा चार्ज, यानी कि ds जो सरफेस मैंने कंसीडर किया था उस पर मान लीजिए ds सरफेस पर dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो dq का जो फॉर्मूला होगा वो होगा p cos थीटा ds। आप लोग थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिए, अगर आप लोग डिराइवेशन चाहते हो बेसिकली तो मैं करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, लेकिन क्योंकि टाइम जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही एग्जाम पास में आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब अगर आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट यही लिखेंगे तो मार्क बिल्कुल मिलेंगे। देखिए जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है Pn होता है वो बेसिकली होता है p cos थीटा, यानी कि देखिए अगर मैं ds के परपेंडिकुलर पर एक कंपोनेंट मानूँ dp, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट Pn मानूँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर मैं क्या मानूँ Pn मानूँ, तो ये क्या होगा, Pn = p cos थीटा होगा। और जो Pn होता है बेसिकली वो होता है क्या, आप लोग को पता है dq/ds होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग dq का वैल्यू निकालें तो ds p cos थीटा, ds p cos, तो ऐसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सरफेस अब लोग dq का वैल्यू चाहिए, है ना, और ds का वैल्यू हम लोग यहाँ पर ds है तो ds का वैल्यू फिर से चाहिए। तो ds का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और थिकनेस का वैल्यू r × d थीटा, है ना। ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला के ये वाला बन जाता है। तो इन दोनों को मिला के यहाँ पर अगर आप लोग पुट कर देते हो तो हम लोग के पास DE3 का जो वैल्यू है, DE3 का वैल्यू ये निकल के आ जाता है। अब आप लोग को पता है कि DE3 एक छोटा सा एलिमेंट के लिए है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ 0 to π, ऑन द जो लिमिट है 0 to π होगा। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग वी गेट, आप लोग लिखेंगे सॉल्विंग वी गेट E3 = p/3ε। E3 = क्या मिलेंगे, p/3ε, ठीक है ना। तो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बेसिकली एक कांस्टेंट है cos² थीटा sin थीटा d थीटा। अगर उसका आप लोग वैल्यू चेक करेंगे तो उसका जो वैल्यू है बेसिकली कुछ ना कुछ आएंगे, जो कि सॉल्व करने के बाद ये वाला हम लोग को मिलेंगे E3 = p/3ε। अगर इसका जो डिटेल वीडियो का आप लोगों को चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बता दूंगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर आप लोग यही देखेंगे तो मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए E1 का, ये सब E1 E2 E3 E4 का वैल्यू मिल गया, तो जाके यहाँ पर पुट कर दीजिए EL = E1 + E2 + E3 + E4, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास ये वाला आ गया, और कई सारी किताब पर इन दोनों को मिला के E लिखा गया है। तो बेसिकली EL = E + p/3ε, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।